हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था नस्ट इक्वेशन के बारे में। हम लोगों ने सीखा हुआ था कि नस्ट इक्वेशन को यूज करके किसी भी हाफ सेल रिएक्शन या कंप्लीट सेल रिएक्शंस का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किया जा सकता है। इन जनरल किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग रेफरेंस इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। कौन सा इलेक्ट्रोड? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन सा होता है भाई? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इवन इफ हमारे पास में अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं है तब भी हम किसी भी हाफ सेल का बाय यूजिंग नस्ट इक्वेशन आप आसानी से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है भाई, देखिए हाफ सेल में ना तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना तो फ्लो ऑफ करंट होता है। अब देखिए भाई, हाफ सेल से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन पोस्ट किया है बोर्ड में और इस क्वेश्चन में हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग नस्ट इक्वेशन। देख लेते हैं भाई। सबसे पहले अगर मैं नस्ट इक्वेशन के बारे में बात करूं तो जो फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा हुआ ये होता है आपका ई सेल इज इक्वल टू, ये हो गया आपका ई नॉट सेल एंड माइनस 0.0591 अपन एन होता है और ये लॉग क्यू होता है। भाई ये फार्मूला आप दिमाग में रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूला को यूज करके कंप्लीट सेल रिएक्शन का एज वेल एज हाफ सेल रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। जहां पर होता है ई सेल क्या हो गया? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ई नॉट सेल आपका होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग द सेल रिएक्शन, और क्यू होता है आपका रिएक्शन कोशेंट जो आपका पी अपन आर होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है भाई, अगर मैं क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो ये क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन बोलता है कि भाई कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल बोला है एसआरपी वैल्यू ऑफ ए हाफ सेल रिएक्शन, ये दिया हुआ है आपका हाफ सेल रिएक्शन। अब देखिए कंटेनिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इमर्ज्ड इन, ये आपका दिया 2.0 Fe2 प्लस दिया हुआ है, एक ये आपका आयन दिया हुआ है, दूसरा आयन क्या दिया हुआ है 0.02 Fe3 प्लस। इन दोनों आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है 2.0 M मोलारिटी में दिया हुआ है, इसका 0.02 M। ठीक है भाई, Fe3 प्लस दिया हुआ है। अब ये डेटा दिया हुआ है, इसमें अगर आप देखें तो ई नॉट लगा हुआ है, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है भाई। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका Fe3 प्लस है, ये आपका Fe2 प्लस है, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है भाई? रिडक्शन। मतलब ये जो वैल्यू आपको दी हुई है SRP की वैल्यू दी हुई है, बहुत ही सिंपल हो गया। और सिंगल सेल दिया हुआ है। अब देखिए भाई, यहाँ से मैं इक्वेशन डेवलप कर सकता हूँ। इक्वेशन क्या है भाई? रिडक्शन हो रहा है, ये आपका Fe3 प्लस है, ये हो गया आपका Fe2 प्लस, बहुत ही सिंपल। अब देखिए भाई, हम इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देते हैं, ये रिडक्शन रिएक्शन है तो इलेक्ट्रॉन हम हमेशा लेफ्ट साइड ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये रिडक्शन हो गया। और इस सेल का जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है Fe3 प्लस और ये आपका Fe2 प्लस, जो डेटा दिया क्या दिया है भाई? 0.771 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है भाई, मैंने कुछ स्टेप्स बताए हुए थे नस्ट इक्वेशन को अप्लाई करने के लिए। हालांकि अगर इस इक्वेशन के स्टेप्स फॉलो करते हैं, जो स्टेप्स मैंने शेयर किए हुए थे उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप के बारे में बात करें तो फर्स्ट स्टेप में मैंने बोला हुआ था कि सबसे पहले आपको हाफ सेल रिएक्शंस लिखना है, दोनों हाफ सेल को रिएक्शन को ऐड करके आपको नेट सेल रिएक्शन ऑब्टेन करना है। तो फर्स्ट स्टेप तो हम लोग यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे। रीजन क्या है कि क्योंकि हमारे पास में केवल एक ही हाफ सेल रिएक्शन दिया हुआ है, सेकेंड हाफ सेल रिएक्शन नहीं दिया हुआ है, बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन नहीं दिया हुआ। तो मतलब है कि फर्स्ट स्टेप हम लोग स्किप कर देते हैं। ठीक है भाई, सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने सीखा हुआ था, सेकेंड स्टेप में आपको एन फैक्टर की वैल्यू निकालनी है जो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एंड आपको ई नॉट सेल की वैल्यू निकालनी है। सिंगल हाफ सेल है तो मतलब ई नॉट सेल की वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है भाई, आपको ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड तो लगाना ही नहीं है क्योंकि आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो है ही नहीं, केवल रिडक्शन रिएक्शन, केवल सिंगल हाफ सेल रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है भाई, अगर मैं एन फैक्टर के बारे में बात करूं तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कितना ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है भाई? ओनली वन इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो एन की वैल्यू आपको मिल जाती है 1 हो गया, बहुत ही सिंपल। अब देखिए भाई, यहाँ पे अब इसके बाद में जो आपका थर्ड स्टेप होता है, स्टेप 3, ये सेकेंड स्टेप है और स्टेप 3 के बारे में बात करते हैं। तो स्टेप 3 में आपको Q की वैल्यू निकालनी होती है, दैट इज रिएक्शन कोशेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें मिल गई, ये वैल्यू मिल गई। अगर मुझे Q की वैल्यू भी मिल जाती है तो मैं इस की वैल्यू निकाल सकता हूँ, जो हो गया आपका क्या हो गया? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल। ठीक है भाई, चलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए भाई, Q क्या होता है? Q इज इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है भाई।
बहुत ही सिंपल। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट क्या है, ये प्रोडक्ट हो गया, ये हो गया आपका Fe2+ और बॉटम में क्या हो गया आपका, ये रिएक्टेंट हो गया Fe3+ हो गया। इनकी वैल्यूज प्लग इन कर देते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें ये डेटा दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल इंफॉर्मेशन है। चलिए Fe2+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन 2.0 m दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट इसमें अगर आप देखें तो इसका Fe3+ का 0.02 m दिया हुआ है। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर करेंगे तो ये 10⁻² आ जाता है। ठीक है भाई, 10⁻² वैल्यू मिल जाती है। चलिए वैल्यू हम इस फॉर्मूला में प्लग इन कर देते हैं। अब देखिए भाई, यहाँ से हमें मिला ई सेल, जिसे हमें कैलकुलेट करना है। ई नॉट सेल की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0.071 0.771, ठीक है, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू कहाँ पर दिया हुआ है, ये हो गया एन की वैल्यू 1 हो गया भाई लॉग। इसके बाद क्यू की वैल्यू कितनी आ जाती है, ये आपकी क्यू की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, 10⁻² हो गया, बहुत ही सिंपल। अब देखिए भाई, log 10⁻² को मैं लिख सकता हूँ 2 log 10, ठीक है। log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो मतलब क्या है कि log 10⁻² = 2 हो जाएगा। तो चलिए इसको मैं आगे ले जाता हूँ, 0.771 माइनस 0.0591 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया। चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 0.771 माइनस 2 हो जाएगा, 2 9 जा 18 हो गया, 2 5 जा 10 11 हो जाता है, ये हो गया भाई। चलिए सब्सट्रैक्शन करते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो 0.771 एंड 0. ये क्या हो गया भाई 118 और ये 2 हो गया, 0 कर लिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई 8 मिल जाएगा, ये 10, यहाँ से 2 मिल जाएगा, ये कितना बचा भाई 6 से आपको 5 मिल जाएगा, यहाँ से इतना 6 ये मिल जाता है। ये वोल्ट में आएगा, ये जो वैल्यूज होंगी वो वोल्ट में आएंगी। अब देखिए भाई, इसमें अगर आप देखें तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, इसमें अगर आप देखें तो फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है। ये आपका 4 सिग्निफिकेंट फिगर में है, इसको अगर आप राउंड ऑफ करके 3 सिग्निफिकेंट फिगर में रखेंगे तो ये 8 दिया, तो इसको 3 में कर लेते हैं, तो 0.653 और ये वोल्ट, ये हो गया आपका सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। तो देखिए हाफ सेल दिया हुआ है, ये आपका हाफ सेल दिया है। इवन हाफ सेल का बाय यूजिंग नस्ट इक्वेशन आप आसानी से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो यही शुरुआत में मैंने बोला हुआ था प्रीवियस लेक्चर में, नस्ट इक्वेशन का एक अपना सिग्निफिकेंस है, एक अपना सिग्निफिकेंस, एक अपना रोल है इन डिटरमाइनिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सिंगल हाफ सेल एज वेल एज कंप्लीट सेल रिएक्शन, किसी भी गैल्वेनिक सेल में। अब देखिए भाई, कई तरह के डिफरेंट हाफ सेल्स होते हैं, डिफरेंट हाफ सेल्स। चलिए उन हाफ सेल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं बाई लुकिंग एट द फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में ये हाफ सेल दिए होते हैं वहाँ से हम इक्वेशन को कैसे डेवलप करें, फिर इसके बाद में हम नस्ट इक्वेशन कैसे अप्लाई करें, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग हाफ सेल्स है। चलिए हाफ सेल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाफ सेल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप ऑफ हाफ सेल्स। आई विल राइट हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाफ सेल्स। हाफ सेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको दिमाग में रखें। अच्छा, फर्स्ट टाइप हाफ सेल हो गया भाई। फर्स्ट टाइप हाफ सेल क्या होता है आपका, मेटल स्पेयरिंगली इनसॉल्युबल सॉल्ट एन आयन हाफ सेल। अब देखिए भाई कितना लेंथी नेम हो गया हाफ सेल, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये हो गया Ag, ये आपका AgCl, ये सॉलिड हो गया, और ये क्लोराइड आयन, ये एक्वस दिया होता है, ये हो गया भाई, ये हो गया आपका हाफ सेल। ठीक है भाई, इसे बोलते हैं मेटल स्पायरिंगली इनसॉल्युबल सॉल्ट। ये मेटल इस सॉल्ट में स्पायरिंगली सॉल्युबल होता है, और ये एनायन दिया हुआ है, हाफ सेल हो गया। अब देखिए भाई, इसमें अगर मुझे नस्ट इक्वेशन अप्लाई करना है, मान लीजिए किसी न्यूमेरिकल में आपका ये हाफ सेल दिया हुआ है, तो इसमें क्या मैं Q की वैल्यू निकाल सकता हूँ? Q की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, रिएक्शन कोशेंट। सबसे पहले इस फॉर्मेट को जो आपका हाफ सेल दिया है, इसको आपको कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है, इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, इक्वेशन में, इक्वेशन फॉर्मेट में लिखना है। जब आपको इक्वेशन मिलेगा तब इसके बाद में Q आप डिटरमिन कर सकते हैं। Q का मतलब क्या भाई, रिएक्शन कोशेंट। तो चलिए इसको आपको कैसे इक्वेशन में डेवलप करना है ये चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए भाई, जो ट्रिक आपको फॉलो करना है इक्वेशन डेवलप करने के लिए, इसमें जो सॉल्ट दिया है, ये सॉल्ट, इसको टारगेट करिए। ठीक है, ये जो आपका हाफ सेल दिया हुआ है, इस हाफ सेल में जो आपका सॉल्ट दिया हुआ है, इस सॉल्ट को आप टारगेट करिए। ठीक है,
और इसको सॉल्ट को आप आयंस में स्प्लिट कर दीजिए। अब देखिए भाई ये आपका AgCl है, ये सॉलिड फॉर्म में है। अब जब इसको आप आयंस में स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, Ag प्लस ये एक्वस हो गया और ये Cl माइनस ये हो गया आपका एक्वस। कर सकते हैं भाई। तो इस सॉल्ट को आपको आयंस में स्प्लिट कर लेना। अब देखिए भाई यहाँ पर जो आपको मेटल आयन मिलता है, उसका करना है रिडक्शन। तो ये हो गया आपका Ag प्लस ये एक्वस दिया हुआ है। जब इसका रिडक्शन करेंगे तो Ag प्लस आयन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag में। सॉलिड रिडक्शन हो रहा है ना भाई, ये प्लस है, इसकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है भाई, रिडक्शन होता है। ये प्लस चार्ज है तो एक आपका नेगेटिव चार्ज लेफ्ट साइड ऐड हो जाएगा, तो ये रिडक्शन रिएक्शन हो गई। अब दोनों रिएक्शन को आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, Ag प्लस एक्वस कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया आपका AgCl, ये सॉलिड स्टेट, ये इलेक्ट्रॉन्स, और इसके बाद में ये हो गया आपका Ag ये सॉलिड स्टेट, और ये आपका Cl माइनस ये हो गया आपका एक्वस। ये इक्वेशन आपको यूज करना है। बोलिए मैं इस इक्वेशन के लिए Q का एक्सप्रेशन मैं डिटरमिन कर सकता हूँ, ऑफ कोर्स कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो Q हो गया भाई। अब देखिए रिडक्शन रिएक्शन है, ये रिडक्शन रिएक्शन कहाँ पे हो रही होगी, एट कैथोड। कैथोड में कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन रिएक्शन होती है। बहुत ही सिंपल हो गया। अब देखिए Q का एक्सप्रेशन अगर आपको इस इक्वेशन के लिए लिखना है, बहुत ही सिंपल, ये होता है प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट होता है, ठीक भाई। प्रोडक्ट पर ध्यान दीजिए, ये Ag सॉलिड स्टेट। इस एक्सप्रेशन में अगर आपको याद हो केमिकल इक्विलिब्रियम में जब Keq का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसमें से हम सॉलिड सब्सटेंसेज इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि वो आयंस में स्प्लिट नहीं होते हैं। इस वजह से उनकी वैल्यू को 1 दिया जाता है, यूनिटी, देयर वैल्यू इज टेकन एज ए यूनिटी। तो इसमें से 1 हो जाएगा, तो इसको आप डिस्कार्ड करेंगे। ये आपका Cl माइनस आयन हो गया एक्वस, ठीक है भाई, प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड आइए तो यहाँ पर भी आपको सॉलिड दिया, तो ये भी आपका 1 हो जाएगा। मतलब है कि इस इक्वेशन के लिए आपको Q इक्वल टू Cl माइनस आयन, दैट्स इट। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को देख करके आपका Q का एक्सप्रेशन नहीं मिल पाएगा। जो आपका नस्ट इक्वेशन में जो आपका रिएक्शन कोशेंट होता है log Q। अगर Q का एक्सप्रेशन लिखना है तो बाय लुकिंग एट द हाफ सेल रिएक्शन, यहाँ पर इस फॉर्मेट में आप Q का एक्सप्रेशन नहीं डिटरमिन कर सकते हैं। तो आपको ये सीखना है कि इस हाफ सेल को हमें इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, इस हाफ सेल को इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपको सॉल्ट लेना है, उसको आयंस में स्प्लिट करिए, जो मेटल आयन मिलता है मेटल आयन का रिडक्शन करिए, दोनों को ऐड करिए, यहाँ से आपको इक्वेशन मिल जाएगा। ये रिएक्शन कैसा है भाई, ये आपका इक्वेशन कैसा है, ये इक्वेशन रिडक्शन रिएक्शन है, रिडक्शन क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आपका लेफ्ट साइड ऐड है। अगर आप ऑक्सीडेशन में मान लिया जाए कि इस हाफ सेल को आपको ऑक्सीडेशन में दे दिया जाता है, ऑक्सीडेशन में, तो इसमें क्या करेंगे, 8 कैथोड, कैथोड तो हो गया, 8 एनोड। एनोड मतलब क्या होता है भाई, ऑक्सीडेशन होता है, बहुत ही सिंपल। तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन किस साइड होते हैं, आपके राइट साइड। तो इस इक्वेशन को फ्लिप कर देंगे, तो ऑक्सीडेशन में इक्वेशन आपको यूज करना है Ag, ये सॉलिड हो गया, यहाँ से आपका Cl माइनस ये एक्वस हो जाएगा, और फिर इसके बाद में यहाँ से आपको AgCl ये सॉलिड और ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है भाई। इसमें अगर आप Q का एक्सप्रेशन निकालना चाहें तो ये होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में तो ये सॉलिड है तो ये 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये सॉलिड है 1 हो जाएगा, ये Cl माइनस ये हो गया आपका Cl माइनस ये चीज़। तो इस हाफ सेल को चाहे एनोड में यूज किया जाए, अगर एनोड में यूज किया जाएगा तो आपको ये इक्वेशन यूज करना है। अगर इस हाफ सेल को अगर कैथोड में यूज किया जाता है तो आपको ये सेल इक्वेशन यूज करना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल हो गया। तो यही बहुत ही स्पेशल टाइप के आपके हाफ सेल्स हैं जिनको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में प्रेजेंट किया जाता है, और इनका इक्वेशन डेवलप करना आपको आना चाहिए। तो ताकि इन इक्वेशन को यूज करके आप आसानी से नेक्स्ट इक्वेशन यूज करें और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन सेल का कैलकुलेट कर सकें। चलिए अब इसके बाद में हम दूसरे जो सेकेंड टाइप का हाफ सेल है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका कैलोमेल इलेक्ट्रोड, ठीक है भाई। ये हो गया आपका कैलोमेल इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये भी आपका हाफ सेल ही होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है ये हाफ सेल, ये आपका एनसीईआरटी में दिया है। कैलोमेल इलेक्ट्रोड ये भी आपका हाफ सेल होता है, ये भी आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब इसके लिए इक्वेशन कैसे डेवलप करना है, टू अप्लाई नस्ट इक्वेशन देख लेते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये आपका Hg मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में होता है, ये Hg2Cl2 हो गया, और ये आपका सॉलिड फॉर्म में होता है, और इसके बाद में और ये आपका एनायन हो गया, ये एक्वस फॉर्म में हो गया, ठीक है भाई। ये फॉर्मेट होता है। कैलोमेल इलेक्ट्रोड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लिया जाए कि ये सेल दिया हुआ है, हाफ सेल दिया है, इसमें से मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो नस्ट इक्वेशन यूज करने के लिए आपको जानना चाहिए कि इसको हम इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करें।
करें, इक्वेशन फॉर्मेट में कैसे लिखें। तो आपको करना क्या है, यही चीज़ आपको ये सॉल्ट पकड़ना है भाई, सॉल्ट, तो इसको आयन फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। वही पैटर्न हम फॉलो करने वाले हैं। ये हो गया आपका Hg2Cl2 और ये सॉलिड है, ये कन्वर्ट हो जाएगा भाई 2Hg+, ठीक है, ये एक्वस है, आयन है तो एक्वस में लिखेंगे, और ये 2 क्लोराइड आयन, ये हो गया एक्वस में, ठीक है भाई। अब इसके बाद में आपको क्या कैच करना है, ये मेटल आयन, इस मेटल आयन का आप कैरी आउट करेंगे, क्या करेंगे भाई, इसका रिडक्शन करेंगे। तो जितना क्वांटिटी है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 दिया तो 1 ले लेंगे, नहीं, जितना क्वांटिटी है तो 2Hg ये प्लस हो गया, ये एक्वस हो गया, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा Hg लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत ही सिंपल, Hg लिक्विड में, ठीक है। मतलब यहाँ से जो मेटल आयन मिलेगा तो उस मेटल आयन को रिड्यूस करके आप Hg में ले आएंगे। जैसे उसमें से हम ये लिया हुआ था ना भाई, ये आपका Ag हो गया और AgCl हो गया, और यहाँ से आपका क्या हो गया, Cl- हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको मेटल आयन मिलेगा, उस मेटल आयन को रिड्यूस करके Ag तक ले जाते हैं। इसमें आपको मेटल आयन मिलेगा, इस मेटल आयन को रिड्यूस करके Ag तक ले जाते हैं। बहुत ही सिंपल पार्ट हो गया, ठीक है भाई। अब यहाँ से बैलेंस कर लीजिए, ये बैलेंस कर लिया, ठीक है। यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आप ऐड कर दीजिए ताकि इक्वेशन बैलेंस और रिडक्शन रिएक्शन। अब इसके बाद में ये तो पोर्शन आपका कैंसिल हो गया, मिलेगा आपको Hg2Cl2, ये हो गया सॉलिड फॉर्म में, हाउ मनी इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है भाई। यहाँ से आपको 2Hg ये लिक्विड स्टेट हो गया, और यहाँ से 2 क्लोराइड आयन हो गया एक्वस स्टेट में। ये रिएक्शन कौन सी है भाई, रिडक्शन रिएक्शन। मतलब एक कैथोड में अगर आपको ये हाफ सेल दिया हुआ है तो ये रिएक्शन आपको यूज करना है, ठीक है। इस हाफ सेल का अगर आपको क्यू एक्सप्रेशन निकालना है तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, ये लिक्विड फॉर्म में दिया है, लिक्विड की वैल्यू यूनिटी हो जाएगी, यूनिटी हो जाएगा ये Cl-, इसका जो कॉफिशिएंट होता है, ठीक है भाई, जो कॉफिशिएंट होता है तो रेज टू द पावर ऑफ 2 लिखते हैं। ये पार्ट आप लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर में सीखा होगा। इसके बाद में बॉटम में क्या है भाई, रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट आएगा, प्रोडक्ट का पोर्शन कर लिया हमने। रिएक्टेंट में आपका क्या है, सॉलिड फॉर्म में, मतलब इसकी वैल्यू यूनिटी हो जाएगी। मतलब इस इक्वेशन के लिए जो क्यू का एक्सप्रेशन मिलेगा ये मिल जाएगा। मतलब इस हाफ सेल के लिए जब आप नस्ट इक्वेशन यूज करेंगे तो क्यू का एक्सप्रेशन ये हो जाएगा, और ये तभी कर सकते हैं जब इसको आप इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखेंगे। ये पार्ट हो गया। अगर आपको एनोड में रिएक्शन यूज करना है, ये एनोड, तो एनोड में होता क्या है आपका, ऑक्सीडेशन होता है, तो इस इक्वेशन को स्विच कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये 2Hg लिक्विड प्लस 2Cl- ये एक्वस, फिर इसके बाद में Hg2Cl2 सॉलिड, हाउ मनी इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है भाई। इसमें अगर आप देखें तो क्यू क्या मिल जाएगा, तो ये तो सॉलिड है तो 1/, हो जाएगा, यहाँ पर ये लिक्विड है 1 हो जाएगा, ये Cl- और रेज टू द पावर 2 हो जाएगा। तो ये आपका मिल जाएगा क्यू का एक्सप्रेशन, ठीक है भाई। तो बहुत ही सिंपल इंफॉर्मेशन है। हाँ, कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, इक्वेशन कैसे डेवलप करना है वो पार्ट मैंने बोला हुआ है, ठीक है। तो दोनों के केस में एक सिंपल पैटर्न हम फॉलो करते हैं और आसानी से रिडक्स रिएक्शन का आप यहाँ पर देख सकते हैं सिग्निफिकेंस है, बहुत ही आसानी से इन चीज़ों को किया जा सकता है। चलिए इसके बाद में हम लोग थर्ड हाफ सेल रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। थर्ड हाफ सेल है आपका मर्क्यूरी, हो गया मर्क्यूरी सल्फेट एनायन हाफ सेल हो गया भाई, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं Hg, ये तो लिक्विड रहेगा, और ये आपका HgSO4 मर्क्यूरी सल्फेट हो गया, ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा, और इसके बाद में ये सल्फेट आयन जो एनायन की तरह काम करता है भाई, ये हो गया। तो इस हाफ सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ हाफ सेल्स के बारे में बात करें तो ये हाफ सेल में इस हाफ सेल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए इक्वेशन डेवलप कर लेते हैं। तो वही फॉर्मेट फॉलो करना है। ये क्या है आपका सॉल्ट हो गया, सॉल्ट को पकड़िए और इसको आयंस में स्प्लिट कर लीजिए। तो ये आपका HgSO4 हो गया, ये सॉलिड फॉर्म में है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, Hg2 प्लस सल्फेट आयन का चार्ज कितना होता है -2, तो Hg का कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। ये एक्वस हो गया और ये सल्फेट आयन 2- ये हो गया आपका एक्वस। बहुत ही सिंपल। अब इसके बाद में ये जो आपका मेटल आयन है इसका करेंगे, आप क्या करेंगे भाई, रिडक्शन करेंगे। Hg2+ को कन्वर्ट करना है किस में, Hg में। तो बहुत ही सिंपल है, ये आपका Hg2+, ये एक्वस है और इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए Hg लिक्विड में, ठीक भाई।
चार्ज बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर 0 है भाई, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 2 है, तो रिडक्शन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दीजिए। यहाँ से आपको मिलने वाला है इक्वेशन जिसे हमें चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ से आपको मिलेगा HgSO4 ये सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद में ये हो गया Hg लिक्विड और यहाँ से आपको मिल जाता है SO4 2 माइनस और ये हो गया आपका एक्वस। बहुत ही सिंपल, ये रिडक्शन रिएक्शन है भाई। तो 8 कैथोड में होगी ये रिएक्शन, कैथोड में जहाँ पर आपका रिडक्शन होता है, रिडक्शन हो गया। अगर Q का एक्सप्रेशन आपको लिखना है जो आपका नस्ट इक्वेशन में होता है, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। ये लिक्विड फॉर्म में 1 हो जाएगा, ये सल्फेट आयन है तो SO4 2 माइनस हो गया भाई, डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट नो डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। रिएक्टेंट क्या है, HgSO4 विच इज इन सॉलिड स्टेट, तो यूनिटी हो जाएगा। तो लीजिए यही आपको मिलता है Q का एक्सप्रेशन। इस हाफ सेल के लिए अगर आपको Q का रिएक्शन कोसेंट का एक्सप्रेशन लिखना है तो केवल सल्फेट आयन, मतलब सल्फेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन दिया होना चाहिए, इसके बाद में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया जाएगा। 8 एनोड मतलब जहाँ पर होने वाला है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, इस इक्वेशन को फ्लिप करिए तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, Hg ये लिक्विड हो गया, ये सल्फेट आयन हो गया, ये एक्वस हो जाएगा। और फिर इसके बाद में HgSO4 ये सॉलिड हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पे करना है। ठीक है भाई, तो अगर Q को एक्सप्रेशन निकालना है तो ये तो सॉलिड है तो 1/, और रिएक्टेंट में आइए तो ये भी सॉलिड है 1 और ये आपका सल्फेट आयन हो जाता है। लीजिए ये मिल जाता है, ये हो गया। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसानी से इक्वेशन डेवलप किया जा सकता है, हालांकि आपको मालूम होने चाहिए कैसे करना है। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद में हम लोग 4th हाफ सेल के बारे में डिस्कस करते हैं। 4th टाइप आपका हो गया, ये हो गया 4th टाइप हाफ सेल इलेक्ट्रोड। ठीक है भाई, ये होता है आपका मेटल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड हाफ सेल। ठीक है भाई, मेटल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड हाफ सेल, ये हाफ सेल हो गया भाई, ये इलेक्ट्रोड है। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, Hg आपका HgO हो गया, फिर इसके बाद में ये लिक्विड रहेगा, सॉलिड रहेगा, और इसके बाद में हो जाता है आपका OH माइनस और ये आपका एक्वस हो जाता है। ठीक है भाई, ये आपका सॉलिड रहेगा, फिजिकल स्टेट में मेंशन कर देता हूँ, और ये आपका मर्क्यूरी है तो लिक्विड स्टेट में रहेगा। ठीक है भाई, ये हो गया मेटल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड। मर्क्यूरी मेटल की जगह मर्क्यूरी कर सकते हैं, मर्क्यूरी ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऐसे भी बोल सकते हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पे जो आपका एनायन आ रहा है ये आपका मीडियम का है। ठीक है भाई, एक जो कैसा मीडियम है भाई, बेसिक मीडियम है। मतलब इस इक्वेशन को जब आप डेवलप करेंगे, इस फॉर्मेट को जब इक्वेशन में डेवलप करेंगे तो किस में बैलेंस करेंगे, बेसिक मीडियम में, क्योंकि यहाँ पर लगा है आपका OH माइनस आयन। अगर H+ आयन होता तो हम बेस एसिडिक में ले जाते हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ से आप नोटिस कर सकते हैं, बहुत ही आसान हो गया। चलिए इक्वेशन डेवलप करते हैं। अब देखिए भाई, ये आपका सबसे पहले ये लेना है ऑक्साइड सेंट्रल वाला। ठीक है भाई, ये आपका Hg हो गया, Hg। ठीक है भाई, आप करते क्या है, आप इसको स्प्लिट नहीं करेंगे, Hg2 + O2-, ये आपका जो ऑक्सीजन है मीडियम से आ रहा है। ठीक है भाई, तो आप करते हैं क्या है, इसमें इस Hg को आप कर दीजिए रिड्यूस। किस में करना है भाई, Hg में। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये Hg हो जाता है। ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दीजिए, ये हो गया। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए भाई, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं, वाटर, क्या ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ठीक है भाई, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करिए, यहाँ पर आपको 2H+ आयन हो गया, 2H+ आयन हो गया। अब इसको बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करना है, तो जितने H+ आयन है दोनों साइड उतने ही OH- आयन आप अटैच कर दीजिए। तो यहाँ पर 2 OH- आयन अटैच कर दिया, यहाँ पर भी आपने 2 OH- आयन अटैच कर दिया। बहुत ही सिंपल। ये किस में कन्वर्ट हो गया, कितने वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा, ये 2H2O बना दिया। बहुत ही सिंपल। ये एक H2O है, ये 2H2O है, तो यहाँ कैंसिल करेंगे तो एक ही H2O बचेगा। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखें तो ये H2O हो गया भाई, ये लिक्विड हो गया, प्लस HgO हो गया, ये सॉलिड हो गया, प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ये मिल गया, फिर इसके बाद में ये Hg ये लिक्विड स्टेट में है, प्लस 2OH- ये आपका एक्वस स्टेट में है। ये इक्वेशन आपका डेवलप हो गया किस मीडियम में, बेसिक मीडियम में। बहुत ही सिंपल इंफॉर्मेशन, मतलब इस हाफ सेल को आप इस इक्वेशन में डेवलप कर सकते हैं। ठीक है भाई, इस इक्वेशन में
कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आसान हो गया। ये रिएक्शन कौन सी है? रिडक्शन रिएक्शन, मतलब ये एट कैथोड हो रही होगी, कैथोड में जहाँ पर आपका रिडक्शन होता है। ठीक है भाई। अगर मुझे क्यू का एक्सप्रेशन लिखना है तो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, लिक्विड है ये आपका OH माइनस है और ये कोफिशिएंट है रेज़ टू द पावर 2 हो जाएगा। ये लिक्विड स्टेट 1, ये सॉलिड स्टेट 1, मतलब वही रहेगा। ये क्यू एक्सप्रेशन हो गया। अगर आपको एट एनोड निकालना है, एट एनोड जहाँ पर होता है आपका ऑक्सीडेशन, तो मतलब इसी क्वेश्चन को फ्लिप करेंगे तो ये Hg लिक्विड हो गया प्लस 2 OH माइनस हो गया, ये एक्वस हो गया। फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा? HgO ये सॉलिड, फिर H2O लिक्विड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। क्यू का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/OH माइनस और ये स्क्वायर हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। हाँ, इसमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है। मीडियम आपको बहुत ही क्लियरली दिख रहा है, ये बेसिक मीडियम है, तो जब इसका इक्वेशन आप डेवलप करें तो बेसिक मीडियम में ही आप डेवलप करें। ठीक है भाई। चलिए इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट हाफ सेल के बारे में डिस्कस करते हैं। हाफ इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं, हाफ सेल हो गया। ठीक है भाई। हाफ इलेक्ट्रोड में हाफ सेल रिएक्शन। फिफ्थ है आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल। ये हो गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है भाई। एक ऐसा हाफ सेल जिसमें आपका रिडक्शन हो सकता है या ऑक्सीडेशन होता है। अगर दोनों होगा तो एक कंप्लीट सेल रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है भाई। तो वो तो पार्ट आपको मालूम है। कंप्लीट सेल रिएक्शन में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ करंट होगा। ठीक है। आप रिडक्स रिएक्शन डेवलप कर लेंगे, फिर इसके बाद में आगे आप कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो हम बातचीत करना है, ये तो एक हाफ सेल दिया जिसमें केवल ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये तो रिडक्शन हो रहा है। जैसे अगर मेरे पास में दिया है आपका Fe2+, ठीक है भाई, ये एक्वस दिया है, और यहाँ आपका Fe3+, ये आपका एक्वस दिया है। ये कौन सी हाफ सेल है भाई? ये रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन है। नहीं, ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो +2 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जा रही है, तो क्या हो रहा है भाई? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये हाफ सेल ही तो है। इसको अगर आप फ्लिप कर देंगे तो रिडक्शन हाफ सेल हो जाएगा। ये हो जाएगा Fe3+, ये आपका एक्वस, और ये आपका Fe2+, और ये हो जाएगा एक्वस। बहुत ही सिंपल। तो ऐसे हाफ सेल जो सिंपल इक्वेशन से आप आसानी से इक्वेशन डेवलप कर सकते हैं। अब देखिए भाई, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपका Cr2O7 ये आपका एक्वस दिया, आयन है तो एक्वस लगा दीजिए। आपका ये Cr3+ दिया है, ये आपका दिया है एक्वस हो गया। ये हाफ सेल। ठीक है भाई। इसके लिए हमें इक्वेशन डेवलप करना है। रिडक्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इसमें अगर आप देखें, चलिए हम इक्वेशन डेवलप कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +6 होगी। यहाँ पे +3 है तो रिडक्शन हो रहा है। ये एनीवे हम देख लेते हैं। इसके लिए अगर मुझे क्यू का एक्सप्रेशन निकालना है टू अप्लाई नेक्स्ट इक्वेशन, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है भाई। तो करना क्या है मुझे? यहाँ पे हो गया आपका Cr2O7 यहाँ से हो गया आपका Cr3+, ये एक्वस है, चलिए लिख देते हैं। ये भी आपका एक्वस है, कर दिया। अब हम इसमें देख लेते हैं। ये 2Cr + 7 2 जा 14, तो -14 कर देता हूँ, इक्वल टू -2। तो 2Cr इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये प्लस क्या हो जाएगा भाई? यहाँ से 7 2 ये 12 हो जाएगा ना। तो Cr इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? +6 हो जाएगा। ठीक है। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। 1 Cr की +2, देन 2 Cr का +12 ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाएगा। 1 Cr का +3 है तो 2 Cr का कितना हो जाएगा भाई? +6 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल। बोलिए, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। 12 - 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन्स आपने ऐड कर दिया। ये हो गया। हालांकि मुझे थोड़ा इस क्वेश्चन को और उधर लिखना था, क्योंकि मुझे थोड़ा स्पेस मिल जाता। ठीक है। एनीवे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसी क्वेश्चन में आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना है। ठीक है भाई। 7 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर 7H2 आप ऐड कर दीजिए। ये आपका लिक्विड हो गया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। 7 2 जा 14, यहाँ पर आपको ऐड करना है 14H+, आयन है तो एक्वस ऐड कर दीजिए। ये इक्वेशन है आपका एसिडिक मीडियम में, क्योंकि H+ आयन ऐड है। ठीक है। इसके लिए अगर मुझे क्यू का एक्सप्रेशन निकालना है, ये रिएक्शन कहाँ पर हो रही होगी? ये एट एनोड में हो, नहीं सॉरी, कैथोड में हो रही होगी, क्योंकि ये रिएक्शन है आपकी रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है भाई। तो Q इक्वल टू क्या मिलेगा भाई? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है आपका? Cr3+ रेज़ टू द पावर 2। ठीक है। ये वाटर यूनिटी हो जाएगा। ये सर इधर आइए रिएक्टेंट साइड में। तो रिएक्टेंट साइड में ये भी आपका आयन दिया है Cr2O7 2-। ठीक है भाई।
इसके बाद में वाटर कितना दिया है H प्लस आयन और रेज टू द पावर कोफिशिएंट कितना है 14, ये मिल जाएगा आपका क्यू का एक्सप्रेशन इस इक्वेशन के लिए। ठीक है भाई। एक और इक्वेशन, ये चीज़ें आप लोगों ने किया हुआ डी ब्लॉक एलिमेंट्स में रिडॉक्स रिएक्शन में, बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। अगर मैं एक और ले लेता हूँ, जैसे आपका MnO4 माइनस ये एक्वस हो गया और ये आपका हो जाएगा Mn2 प्लस, ये आपका एक्वस हो गया। इसमें भी आपका क्या है भाई, रिडक्शन रिएक्शन है, हाफ सेल रिडक्शन रिएक्शन। इसमें इक्वेशन कैसे डेवलप करना है, वही रिडॉक्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट। इसमें से 4 2 8 प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है भाई, रिडक्शन हो रहा है। अगर आप इसको डेवलप करना चाहें तो ये MnO4 माइनस यहाँ से आपको Mn2 प्लस मिलेगा। ठीक है भाई, इसकी प्लस 7 है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ पे ऐड करिए। कितना वाटर है 4, तो यहाँ से 4 H2O करेंगे, ये लिक्विड रहेगा। 4 2 8, यहाँ पर 8 H प्लस करेंगे, ये आपका एक्वस हो गया, ये आप लिक्विड हो गया। ये आपका आयन है तो एक्वस कर दीजिए, ये भी आयन है तो एक्वस कर दीजिए, बहुत ही सिंपल। ये कैथोड में रिएक्शन हो रही है क्योंकि यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन। बहुत ही स्विच करेंगे तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन मिल जाएगी, हाफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्यू का एक्सप्रेशन अगर मुझे लिखना है तो ये आपके हो गया, क्या हो जाए प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा आपका Mn2 प्लस डिवाइडेड बाई, वो तो लिक्विड है ना 1 चला जाएगा, ये आपका MnO4 माइनस और ये हो जाएगा आपका H प्लस और ये A रेज टू द पावर 8 कोफिशिएंट ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से इन रिएक्शंस को, हालांकि ये रिएक्शंस इजी हैं, पहले से भी हम करते आ रहे हैं, क्लास 11 से भी इन रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं, तो आसानी से इस पोर्शन को किया जा सकता है। चलिए इसके बाद में एक और रिएक्शन है हाफ सेल रिएक्शन, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है आपका दैट इज सिक्स्थ हो गया आपका क्वीन हाइड्रोन हाफ सेल हो गया। ठीक है भाई, तो इसमें होता क्या है आपका, ये जो आपका ये आपका हाइड्रोक्विनोन होता है, हाइड्रोक्विनोन। ठीक है भाई, ये आपका OH हो गया, ये आपका OH हो जाता है। तो इसका होता है, क्या होता है ऑक्सीडेशन, और क्या होता है ये दोनों हाइड्रोजन रिमूव कर दिए जाते हैं, तो ये आपका क्विनोन में चला जाता है, बेंजोक्विनोन में कन्वर्ट हो जाता है, ये बेंजोक्विनोन। ठीक है, 2 हाइड्रोजन निकाले गए तो आप 2H प्लस कर दीजिए, 2H प्लस। देखो 2 पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दीजिए, ये आपका एक्वस में हो जाएगा। ठीक है भाई, ये इक्वेशन डेवलप हो जाता है। इसको आप लिख सकते हैं क्वीन हाइड्रोन, ये हाइड्रोक्विनोन हो गया, हाइड्रोक्विनोन ये हो गया। ठीक है भाई, ये रिएक्शन कैसी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आपके राइट साइड लगे हुए हैं। ये रिएक्शन कहाँ पे हो रही होगी, एनोड में हो रही होगी। ठीक है भाई, इसका क्यू एक्सप्रेशन आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको कैथोड में निकालना है जिसका होता है रिडक्शन, तो इस इक्वेशन को फ्लिप कर देंगे तो ये पोर्शन आपका इधर आएगा, ये पोर्शन उधर चला जाएगा। ठीक है भाई, तो ये 6th टाइप हो गया। अगर 7th टाइप बात करते हैं, 7th टाइप, ठीक है भाई, तो ये आप आगे की जो हाफ सेल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ईजी पार्ट है। ठीक है भाई, अब देखिए ये आपका 7th टाइप दिया हुआ है, 7th टाइप। ठीक है भाई, अब देखिए 7th टाइप में क्या होता है आपका मेटल आयन हाफ सेल, लिख देता हूँ मेटल आयन हाफ सेल। ठीक है, मेटल आयन हाफ सेल, जैसे मेटल दिया हुआ है आपका Zn, ये सॉलिड दिया हुआ है, और Zn2 प्लस ये कुछ दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल, मेटल आयन। ठीक है, मेटल आयन हाफ सेल। जैसे यहाँ से आपने कर लिया Cu सॉलिड, और यहाँ से आपने कर लिया Cu2 प्लस एक्वस हो गया। तो इन हाफ सेल के लिए इक्वेशन आप आसानी से डेवलप कर सकते हैं। भाई ये क्या है आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, 0 से +2 जा रहा है, तो Zn सॉलिड Zn2 प्लस करेंगे, ये एक्वस हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स, इक्वेशन डेवलप कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल से इलेक्ट्रोड्स होते हैं, हाफ सेल इलेक्ट्रोड होते हैं, जिनको आप आसानी से इक्वेशन में डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, एक और हो गया, ये 7th हो गया। 8th ये होता है आपका गैस, यहाँ पे लिख सकते हैं या गैस आयन हाफ सेल हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल
गैस का इलेक्ट्रोड है तो उसमें हमेशा आपको प्लेटिनम यूज करना है, जैसे हम लोगों ने सीखा हुआ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम वायर यूज करते हैं, ठीक है भाई। गैस का इलेक्ट्रोड नहीं हो सकता है तो प्लेटिनम वायर यूज करते हैं, तो गैसेज क्या होती हैं उस प्लेटिनम वायर के ऊपर एडजॉर्ब हो जाती हैं, तो इतनी गैसेज आ जाती हैं कि वो जो आपका प्लेटिनम का वायर होता है, जो मेटल का वायर होता है, वो आपका गैस इलेक्ट्रोड की तरह काम करने लगता है, गैस की प्रॉपर्टीज करने लगता है। तो प्लेटिनम हो गया, ये सॉलिड स्टेट में रहेगा, यहाँ से आपका H2 या गैस हो गया, यहाँ से आप कर दीजिए H+ और ये एक्वस हो गया, ठीक है भाई। इसका कोई रोल नहीं है जब आप इक्वेशन को डेवलप करेंगे, ठीक है भाई। ये तो सिंपली शो किया जा रहा है कि भाई ये जो गैसेज है इस मेटल वायर के ऊपर एडजॉर्ब की गई हैं, जो प्रॉपर्टी आ रही है तो केवल इसी की आ रही है, ठीक है भाई। इसी का रोल रहेगा हाइड्रोजन गैस का। गैस आयन, गैस से बना हुआ आयन, गैस आयन इक्वेशन डेवलप कर सकते हैं। ये 0 है +1 है तो क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन तो आपको मालूम है ना भाई कैसे करेंगे। ये आपका गैस है और ये H+ आयन में आप कन्वर्ट करना है, एक्वस में हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। कितना पॉजिटिव चार्ज है, टोटल 2, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स आप ऐड कर दीजिए न्यूट्रलाइज करने के लिए। ये ऑक्सीडेशन में आप आसानी से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2 हो गया। Q का एक्सप्रेशन आप आसानी से निकाल सकते हैं, Q = प्रोडक्ट अपॉन H+, ये इक्वल हो गया। और ये H2 हम गैसेज को इंक्लूड करते हैं भाई, ध्यान दीजिए, गैसेज को हम Q के एक्सप्रेशन में हम इंक्लूड करते हैं। लिक्विड एंड सॉलिड की वैल्यू हम यूनिटी लेकर के चलते हैं, ठीक है भाई। अगर जैसे आपका प्लेटिनम हो गया, ये Cl2 हो गया, ये आपका सॉलिड स्टेट में Cl2 ये गैस है, और इसके बाद में क्लोराइड आयन हो गया, ये आपका एक्वस स्टेट हो गया। तो ये भी आपका गैस आयन हाफ सेल इलेक्ट्रोड हो गया। इसमें 0 हो रहा है, माइनस रिडक्शन हो रहा है इसमें, ठीक है, रिडक्शन हाफ सेल दिया हुआ है। तो कर लेंगे, Cl2 हो गया, ये गैस हो गया, आपका Cl- हो गया, तो 2 यहाँ पे ऐड कर दीजिए, 2 ऐड कर दीजिए। ये आपका एक्वस रहेगा। क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स हम हमेशा कहाँ पे ऐड करते हैं, लेफ्ट साइड ऐड करते हैं। ये इक्वेशन बैलेंस हो जाता है। टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना, 2। Q का एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, Cl-2 हो जाएगा। Q का एक्सप्रेशन हो जाएगा Cl-2, और यहाँ से क्या हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इस पोर्शन को, तो जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाफ सेल थे हमारे पास में, हाफ इलेक्ट्रोड्स होते हैं, हाफ सेल इलेक्ट्रोड होते हैं, उनका फॉर्मेट हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, और उन फॉर्मेट का इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, फिर इसके बाद में Q का एक्सप्रेशन कैसे निकालना है, फिर इसके बाद में नस्ट इक्वेशन कैसे यूज करना है, और फिर इसके बाद में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करना है, ये पोर्शन को हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। Next is relation between standard electrode potential and equilibrium constant. Let me write it on the board. Relation between standard electrode potential, ठीक है भाई। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये है आपका E0 सेल, ठीक है, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हो जाता है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये K हो गया, K कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है भाई। अच्छा, नस्ट इक्वेशन तो हमें मालूम है, नस्ट इक्वेशन होता क्या है, ये होता है आपका E सेल = E0 सेल ये होता है -0.0591/n, और ये हो गया आपका log Q, ठीक है भाई। ये होता है नस्ट इक्वेशन। रिएक्शन कोएफिशिएंट, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग द सेल रिएक्शन, और ये क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये हो गया आपका पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है भाई। अब देखिए, अगर मैं इसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करता हूँ, इक्विलिब्रियम हम लोगों ने सीखा हुआ है कि जो एक रिलेशन होता है, जो होता है भाई ΔG = NF, ये E सेल हो गया भाई, E सेल हो गया, E सेल, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स में हम लोगों ने सीखा हुआ है कि किसी भी सिस्टम का अगर आपका गिब्स फ्री एनर्जी 0 होता है तो वो सिस्टम क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। किसी भी सिस्टम में अगर आपका गिब्स फ्री एनर्जी 0 होता है तो वो सिस्टम क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट होता है। अब देखिए, तो ΔG की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है एट इक्विलिब्रियम स्टेट, ये होता नहीं होता है, होता है भाई,
ठीक है। अगर इसमें मैं डेल्टा जी की वैल्यू लगा देता हूँ, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट की कंडीशन में अप्लाई करता हूँ, तो इसमें से बोलिए ई सेल की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। यहाँ से मैं आपको मिलेगा -NF और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब इसमें से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे तो ये भी आपका जीरो हो जाएगा। मतलब किसी भी सिस्टम को इक्विलिब्रियम स्टेट में होने के लिए उसकी डेल्टा जी वैल्यू जीरो होती है और ई सेल की वैल्यू, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होती है। ये चीज़ आप दिमाग में रखें, ठीक है भाई। ये बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है। अगर मैं इसमें इस इक्वेशन में इक्विलिब्रियम स्टेट की कंडीशन लगाता हूँ एट इक्विलिब्रियम हो गया भाई, एट इक्विलिब्रियम, तो क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो हो गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आप जीरो लग दीजिए, तो यहाँ से आपको मिलेगा ई सेल -0.0591 अपान एन, ये क्या मिलेगा, लॉग, ठीक है। अब इसके बाद में क्यू दिया हुआ है, क्यू है क्या, रिएक्शन कोशेंट। इक्विलिब्रियम स्टेट में, आयनिक इक्विलिब्रियम में आप लोगों ने सीखा होगा कि इक्विलिब्रियम स्टेट में होता क्या है, Q इज इक्वल टू KAQ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम स्टेट में रिएक्शन कोशेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सेम हो जाती है, दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है और ये इक्वल टू ईच अदर हो जाते हैं। तो यहाँ पे बोलिए Q इज इक्वल टू, यहाँ पर KAQ लिख सकता हूँ, इक्विलिब्रियम स्टेट की कंडीशन हम आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए भाई, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, जीरो है तो आपको मिल जाएगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0.0591 अपान एन, और ये हो गया लॉग और KAQ मिल गया। ये रिलेशन लीजिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में ये आपको रिलेशन मिल जाता है। बहुत ही सुंदर रिलेशन, सिंपल सा रिलेशन है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू 0.0591 अपान एन इज इक्वल टू ये आपका लॉग KAQ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। अब देखिए भाई, यहाँ पे हम एक कंडीशन अप्लाई करते हैं। ये तो पार्ट बहुत क्लियर है भाई कि अगर मैं यहाँ पे बातचीत करता हूँ इक्विलिब्रियम स्टेट में, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, ये केस 1 मान लेते हैं, केस 1, ठीक है भाई। इक्विलिब्रियम स्टेट में डेल्टा जी वैल्यू इज 0, ठीक है। इसमें से क्या होता है, ई सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, 0 हो जाता है। अब देखिए भाई, इसमें अगर आप देखें, अगर मैं KAQ की वैल्यू जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू अगर मैं 1 रख देता हूँ, मान लिया जाए कि इसमें अगर मैं KAQ इज इक्वल टू 1 मान लिया, KAQ इज इक्वल टू 1 मान लिया, ठीक है भाई। यहाँ पे आप 1 प्लग इन कर दीजिए, तो log 1 होगा। log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है, 0 हो जाएगा। मतलब अगर ये 0 है तो 0 मल्टीप्लाइड बाई दिस डेटा, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। तो ई नॉट सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू अगर 0 है तो सिस्टम क्या हो जाएगा भाई, इक्विलिब्रियम स्टेट में चला जाएगा। मतलब ये है कि अगर किसी भी रिएक्शन में, जो रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट में है, उसमें अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 हो जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 हो जाता है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब वो सिस्टम चला जाएगा इक्विलिब्रियम स्टेट में। तो इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए एक और कंडीशन क्या होना चाहिए, KAQ की वैल्यू 1 होना चाहिए। बहुत ही सिंपल, KAQ की वैल्यू 1 होना चाहिए। अच्छा, मैं स्पॉन्टेनियस कंडीशन के बारे में बात करता हूँ। फॉर स्पॉन्टेनियस कंडीशन, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो ये पार्ट तो हम लोगों ने पहले भी सीखा हुआ है। डेल्टा जी वैल्यू शुड बी नेगेटिव और ई सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए भाई। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिए भाई, अब हम ये डिटरमिन करते हैं कि KAQ के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, KAQ की कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखिए भाई, KAQ की वैल्यू अगर यहाँ पर 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगी, तो इक्विलिब्रियम स्टेट रहेगी। अगर 1 से ज़्यादा करते हैं, मोर देन 1, जैसे लेट से 2 ले लिया यहाँ पर 2, तो log 2 हो जाएगा। तो log 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.3010, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी। पॉजिटिव वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई पॉजिटिव वैल्यू, तो ई सेल की वैल्यू जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ई नॉट सेल, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। अगर पॉजिटिव आता है तो मतलब वो सिस्टम कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस बाई नेचर। भाई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए होता है पॉजिटिव। अब इसमें अगर आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मोर देन 1 रखा हुआ है, 1.5 रखेंगे, 1.1 रखेंगे, मोर देन 1 रखेंगे, मतलब है कि ये ओवरऑल वैल्यू आपकी पॉजिटिव ही आएगी। तो कंडीशन क्या है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए KAQ की वैल्यू मोर देन 1 होनी चाहिए। ये कंडीशन आप दिमाग में रखते जाइए, बहुत ही सिंपल। ये कंडीशन है इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए, ये कंडीशन है आपकी
स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। यहाँ पे मैं बातचीत करता हूँ, इसे आप केस 2 डाल लीजिए और केस 3 के बारे में बात करते हैं। तो केस 3 तो फॉर इस नॉन स्पॉन्टेनियस, फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है भाई, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए ये पूरा का पूरा उल्टा हो जाएगा। डेल्टा जी क्या होता है भाई, पॉजिटिव होता है। ई सेल की वैल्यू क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव हो जाता है। ठीक है भाई, यहाँ पे अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लेस देन 1 रखेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ई नॉट सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अगर नेगेटिव है ई नॉट सेल की वैल्यू, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है किसी भी सिस्टम के लिए, तो वो क्या हो जाता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो यहाँ पर हो गया के ए क्यू इज लेस देन 1, ये कंडीशन। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कंडीशन से मैंने आपके साथ में शेयर की हुई है, इस चीज़ को आप दिमाग में रखें। इक्विलिब्रियम स्टेट में कौन सी कंडीशन, केस 2 में कौन सी कंडीशन और केस 3 में कौन सी कंडीशन हो जाती है। चलिए अब इसके बाद में हम लोग एक ऐसा न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें से आपको रिलेशन यूज करना है बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एज वेल एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बोर्ड में क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपका आईआईटी में 2008 में पूछा गया है भाई। ठीक है, अगर क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे दिया है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लीजिए अब यहाँ पर आपको के ए क्यू की वैल्यू दिए हुए है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन एट द रूम टेम्परेचर इज, ये डेटा दिया हुआ है। चलिए मैं इस डेटा को लिख देता हूँ, के ए क्यू इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸। ठीक है भाई, ये डेटा दिया हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखिए कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन है, Fe3+2 Fe2+, यहाँ पे हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन, नहीं सॉरी रिडक्शन हो रहा है, चलिए रिडक्शन लिख देते हैं, कोई बात नहीं। और यहाँ पर I-2 I2+, मतलब इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, ये हो गया भाई, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कंप्लीट सेल रिएक्शन दी हुई है, कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन दी हुई है। आगे क्वेश्चन देता है कि इफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयोडीन, इफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयोडीन बिकमिंग आयोडाइड, मतलब क्या है कि आयोडीन I2 होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है आयोडाइड में। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मतलब क्या है कि ई नॉट की वैल्यू दी हुई है। इस हाफ सेल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बिकमिंग इज 0.54 वोल्ट दिया हुआ है, ये डेटा दिया हुआ है। हाफ सेल, एक हाफ सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेकेंड हाफ सेल, मतलब क्या है कि आपको ई नॉट Fe3+ और ये आपका Fe2+ का वैल्यू आपको निकालना है भाई, ये क्वेश्चन है। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, सेकेंड हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको निकालना है। ठीक है भाई, देखिए अगर इस रिडॉक्स रिएक्शन का मुझे मिल जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो मैं आसानी से इस कंप्लीट सेल रिएक्शन का मैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकता हूं, क्योंकि हमारे पास में फार्मूला है। फार्मूला ये है कि ई नॉट सेल इज इक्वल टू होता है 0.0591 अपान n होता है और ये लॉग के ए क्यू होता है। ठीक है, के ए क्यू का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ से जो ई सेल की वैल्यू मिलेगी, ये ई नॉट सेल की वैल्यू मिलेगी, तो ये भाई पूरे कंप्लीट सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगा, वोल्ट, ये मिलेगा भाई। ठीक है भाई, एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ध्यान दीजिए भाई, इसमें इसका रिडक्शन हो रहा है, +3 से +2 जा रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं तो मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन का ओवरऑल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, हाफ सेल में। सेकेंड हाफ सेल में अगर आप देखेंगे तो I- से I2 जा रहा है, तो 2 लेंगे तो I-2 I2 क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, 2I-2 I2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 2, तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है भाई, दोनों हाफ सेल में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है भाई, तो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ही तो कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो लीजिए हमें n की वैल्यू भी मिल जाती है। चलिए प्लग इन कर लेते हैं, यहाँ से आपको 0.0591 अपान 2 लॉग के क्यू की वैल्यू क्या है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸। ठीक है, log 1 तो 0 हो जाएगा, log 1 आपका 0 हो जाएगा। log 10⁸ का मतलब क्या है, 8 log 10 1 हो जाएगा, तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ से मिलने वाली जो वैल्यू होगी 591 अपान 2 मल्टीप्लाइड बाई 8, 2 4 जा 8 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 4 5 जा 20 या 23 हो जाएगा, ये वोल्ट मिल जाएगा। तो लीजिए आपको ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द कंप्लीट सेल यहाँ से मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 0.2361, ये मिल गया। इस कंप्लीट सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको मिल गया, क्योंकि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ था। ठीक है भाई, अब देखिए
मुझे कंप्लीट सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम है, हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम है, सेकेंड हाफ सेल का मैं निकाल सकता हूँ क्योंकि हमारे पास में फार्मूला है ई सेल, ई नॉट सेल कर सकते हैं, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। बहुत ही सिंपल हो गया। ये कंप्लीट सेल का कंप्लीट सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये हाफ सेल का दिया हुआ है, हाफ सेल का दिया हुआ है। ठीक है भाई, अब देखिए ई नॉट सेल का वैल्यू कितना दिया है 0.2361 इज इक्वल टू, ठीक है भाई। अब देखिए अगर इस कंप्लीट सेल रिएक्शन में देखें तो Fe3+ से Fe2+ हो रहा है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है भाई, इसका रिडक्शन हो रहा है। इसमें आयोडीन का देखें, आयोडाइड आयन का, तो आयोडाइड आयन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है। ये -1 से जा रहा है 0, तो आयोडाइड आयन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। Fe3+ से ये Fe2+ जा रहा है, तो इसमें से Fe3+ का हो रहा है क्या, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है भाई, तो रिडक्शन में क्या आ जाएगा, ई नॉट Fe3+ और ये हो जाएगा Fe2+, और यहाँ से माइनस ई नॉट ये I2 और ये हो जाएगा I-, ये हो गया। ठीक है, इस इक्वेशन से आप डिटरमिन कर लेते हैं किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन। अब देखिए भाई यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये डेटा आपके पास में है, ये डेटा आपके पास में है, तो प्लग इन करिए 0.2361 माइनस इक्वल टू ई नॉट Fe2+ और ये कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू 0.54 वोल्ट दिया है। इसको इधर ट्रांसफर करिए तो ऐड कर देंगे आप ई नॉट, ये Fe3+ ये आपका Fe2+ इज इक्वल टू 0.2361 प्लस 0.0 कर लीजिए 0.54 ऐड करिए, ये हो जाएगा 6, 1, ये हो गया 7 और ये हो जाएगा 527। ठीक है, और ये वोल्ट हो गया, ये वैल्यू हो जाती है 0.7761 वोल्ट। ये हो गया ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर में दिया हुआ तो ये भी आपका चला जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरह से आप आसानी से इस पोर्शन को कंप्लीट कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए भाई इसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं रिलेशन बिटवीन जो आपका KSP होता है। देखिए KSP क्या होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है भाई। KSP के कॉन्सेप्ट को, ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कैसे इंट्रोड्यूस किया गया है, अब इसके बाद में क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन करते हैं। आई हैव पोस्टेड क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। ये क्वेश्चन आपका मेडिकल एग्जाम्स में 2009 में पूछा गया भाई, 2009 में ये मेडिकल एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ठीक है भाई, इसमें अगर आप देखें ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें से आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है भाई, अब देखिए द रिडक्शन पोटेंशियल एट pH इज इक्वल टू 14, pH भी दिया हुआ है आयनिक के इक्विलिब्रियम में, pH भी दिया हुआ है और यहाँ पे अगर आप देखें KSP भी दिया हुआ है। द रिडक्शन पोटेंशियल एट pH इज इक्वल टू 14 फॉर द, ये आपका यदि आपका Cu2+2 Cu, मतलब यहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर +2 है, यहाँ पर 0 है, रिडक्शन हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब क्या, रिडक्शन हो गया। तो रिडक्शन पोटेंशियल एट pH इज इक्वल टू 14 फॉर द Cu2+Cu इज, मतलब क्या है कि आपको यहाँ से निकालना है ई सेल की वैल्यू, तो इसको मैं कुछ ऐसे कर देता हूँ Cu2+ और ये Cu इज इक्वल टू, ये निकालना है भाई, ये निकालना है। रिडक्शन पोटेंशियल बता रहा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नहीं बता रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें ई नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल तो दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ई नॉट ये Cu2+ और ये आपका Cu हो गया इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट हो गया। ठीक है भाई, ये पार्ट मतलब क्या है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है इस हाफ सेल का और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछ रहा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल सकते हैं, तो ये हो गया भाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो KSP दिया हुआ है और pH दिया हुआ है, ध्यान दीजिए भाई, खासतौर से अगर आप देखें तो ये आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और एक ऐसा रिलेशन जो दोनों को रिलेट करे वो हो गया आपका नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ठीक है भाई, माइनस 0.0591 अपान ये हो गया n और ये हो गया log Q, ये फार्मूला आपको यूज करना है।
ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, इसका डेटा हमारे पास में है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और ये हो गया आपका Cu सॉलिड स्टेट में, ये आपका एक्वस स्टेट में। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है भाई, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। एन की वैल्यू आपको क्या हो जाती मिल जाती है, 2 मिल जाती है। लीजिए ये भी मिल गया रहा क्यू के बारे में। तो यहाँ पे अगर आप इस इक्वेशन के लिए क्यू का एक्सप्रेशन लिखें तो ये तो सॉलिड स्टेट में तो 1 हो जाएगा, ठीक है भाई, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है 1, और ये रिएक्टेंट है एक्वस स्टेट में तो Cu2 प्लस हो गया भाई। मतलब है कि हमें Cu2 प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, N की वैल्यू मालूम है, ये वैल्यू मालूम है। जब हम Q की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, रिएक्शन कोशेंट का एक्सप्रेशन रखेंगे, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर हमें मालूम है तो पूरा डेटा मालूम हो गया, इसकी वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब देखिए भाई यहाँ पे, अब देखिए इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए हम इन दोनों डेटाओं को यूज करेंगे, ठीक है भाई। अब KSP क्या है भाई, यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर मैं इसका KSP का एक्सप्रेशन लिखूँ, खासतौर से अगर इसको आप आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करें, ये सॉलिड स्टेट में है, Cu कॉपर हाइड्रोक्साइड है भाई, ये आपका Cu2 प्लस क्या हो गया, ये आपका Cu2 प्लस दिया हुआ है प्लस हम 2OH माइनस हो गया एक्वस स्टेट में। ये आपका सॉलिड स्टेट में, ये आपका एक्वस स्टेट में, ये आपका एक्वस स्टेट में, ठीक भाई। अगर KSP एक्सप्रेशन आप लिखना चाहें तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट रहेगा, तो ये तो यूनिटी रहेगा, तो आपका ये Cu2 प्लस और ये आपका OH माइनस और रेज टू द पावर 2 हो जाएगा। लिख सकता हूँ मैं, ऑफकोर्स लिख सकता हूँ। ये KSP डिवाइडेड बाई आपका सॉलिड स्टेट में तो यूनिटी हो जाएगा, तो ये KSP का एक्सप्रेशन मिल गया। अब देखिए भाई ये जो आपका pH इक्वल टू 14 दिया हुआ है, pH इक्वल टू 14, ठीक है। तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, pH प्लस POH इक्वल टू क्या होता है, 14 होता है, ठीक है। इस न्यूमेरिकल में 14 pH का वैल्यू, तो 14 प्लस POH इक्वल टू 14, तो POH कितना हो जाएगा, 14 माइनस 14 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है भाई। POH क्या होता है, माइनस लॉग OH होता है, ठीक है भाई, log OH तो 0 हो जाएगा, तो माइनस उधर जाएगा तब भी 0, और एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ पर OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 1 हो जाएगा। एंटी लॉग 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। एंटी लॉग 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यहाँ पर 1 रख सकते हैं। OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन हमें यहाँ पर मिल जाता है, दैट इज 1, यहाँ पर 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है भाई। 1 मोलर सॉल्युबिलिटी हम कॉन्सेंट्रेशन में ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है भाई। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू हमें मालूम है, तो क्या मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, यही तो चाहिए हमें, ताकि हम यहाँ पर प्लग इन कर सकें। KSP की वैल्यू कितना दिया है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर माइनस 19 इक्वल टू Cu2 प्लस, ठीक है भाई। ये 1 स्क्वायर हो गया, चला गया पूरा खाली, Cu2 प्लस इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर माइनस 19, लीजिए ये मिल गया, ठीक है। मतलब है कि यहाँ पे अगर आप रखेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर माइनस 19, तो 10 टू पावर ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 टू पावर 19 मिल जाएगा। क्यू का एक्सप्रेशन मिल जाता है भाई, 1 बाई 10 टू पावर माइनस 19, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 10 टू पावर 19 मिल गया। चलिए वैल्यू प्लग इन करते हैं। इसका वैल्यू ये दिया हुआ है 0.34, ठीक है। इसके बाद में माइनस 0.0591, एन की वैल्यू क्या है भाई, 2 कर दिया, लॉग और 10 टू पावर 19, ठीक है भाई। तो ये पूरा पोर्शन 19 log 10 1 होता है, तो 19 हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 0.34, कहीं तो मैं इसको और नीचे ले जाता हूँ, 0.34 माइनस 0.0591 अपॉन 2, और ये हो जाएगा आपका 19, ठीक है। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, 2 9 जा 18 एंड 2 5 जा 10 हो गया, ठीक है भाई। तो यहाँ से जो आपको डेटा मिलने वाला है, चलिए थोड़ा सा मैं छोटा छोटा लिखूंगा, स्पेस का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.0591 और मल्टीप्लाइड बाई 9.5, ठीक है। इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हो गया आपका 0.0591 मल्टीप्लाइड बाई 9.5, ये 5 हो गया, 9 5 जा 5 9 जा 45 हो गया, 4 हो गया, 5 5 जा 25 एंड 29 हो जाता है, ठीक है भाई। मल्टीप्लाइड बाई 9 हो गया, 9 9 जा 81 हो गया, 9 5 जा 45 45 8 कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा, 45 8 50, ठीक है, 53, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पर 5 हो गया, 9 5 14 हो गया, 10 11 हो गया, ये कितना हो गया, 6 हो गया, और ये 5 हो गया, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये हो गया, ठीक है।
0.56145, तो यहाँ से आपको मिलेगा 0.34 माइनस पॉइंट क्या है भाई 56, ठीक है भाई, एंड 145, मतलब क्या कि नेगेटिव में वैल्यू आएगी क्योंकि ये वैल्यू तो छोटी हो गई। एनीवे हम सब्सट्रैक्शन कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 0.56, यहाँ पे कर लें क्या वन साइड, 0.56 क्या है 0.34 हो गया, 0 0 0 5 4 1 2, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये वैल्यू आएगी -0.22, यहाँ पर हो गया -0.22, कितने से ये दिया है भाई, कहीं दिया हुआ है, ये फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है, ये वोल्ट हो गया भाई फोर्थ ऑप्शन, ठीक है ना भाई, राउंड ऑफ कर लीजिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में ये हो जाता है। तो देखिए जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला हुआ था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसमें से पीएच, थर्मोडायनामिक्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट एंड KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है। और कैसे करते हैं, इस तरह से किया जा सकता है। चलिए इसके साथ में एक और मैं प्रॉब्लम लेता हूँ, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड में दिया गया है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2011 में IIT के एग्जाम्स में, ठीक है भाई, IIT के एग्जाम से में ये क्वेश्चन दिया गया था आपका 2011 में, ठीक है भाई। क्वेश्चन से कंसीडर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन, ये आपका सेल रिएक्शन दिया हुआ है, कंप्लीट सेल रिएक्शन, ठीक है भाई। यहाँ पे अगर आप देखें तो Fe का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इसकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी +2 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन इज 0, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है -2 है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, ऑक्सीडेशन मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन इज रिडक्शन, ठीक है भाई। आगे यहाँ पे अगर आप देखें तो इस सेल रिएक्शन के लिए कंप्लीट सेल रिएक्शन है या रिडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है भाई। और ये E0 सेल दिया हुआ है, मतलब कि इस सेल रिएक्शन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, कंप्लीट सेल रिएक्शन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, क्या है भाई 1.67 वोल्ट, ठीक है भाई। एंड Fe2+ आयन, ये आपका कॉन्सेंट्रेशन दिया है आपका M, यहाँ पर M लिख सकते हैं भाई, Fe2+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। PO2 ये प्रेशर दिया है, ऑक्सीजन गैस का प्रेशर दिया है 0.1 atm, ठीक है भाई। एंड pH = 3 दिया हुआ है, ये डेटा आपको दिया गया, ठीक है भाई। अब इसके बाद में सेल पोटेंशियल एट 25 डिग्री C, रूम टेम्परेचर है 298 के, आपको सेल पोटेंशियल निकालना है। सेल पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है और आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब है कि आपको यहाँ पर यूज करना है नस्ट इक्वेशन, ठीक है भाई। नस्ट इक्वेशन ही आपको बेसिकली रिलेशन देता है E सेल = E0 सेल -0.0591/n, और ये हो जाता है log Q, ठीक है भाई। इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसको कैलकुलेट करना है। सेल पोटेंशियल मतलब आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। एन, चलिए जो हमें डेटा चाहिए वो चीज़ हम निकाल लेते हैं। एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे जो Fe की जो आयरन है, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पे +2 है, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया भाई +2 हो गया। परंतु यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन दिए हैं, तो मतलब है कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, ठीक है भाई। अगर 1 मोल आयरन आपका ट्रांसफर करा 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या करें 2 मोल्स का कितना चला जाएगा 4 हो जाएगा। अच्छा ऑक्सीजन के केस में 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे अगर आप देखें 1 ऑक्सीजन इज -2, तो 2 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा -4। 2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -4, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन से। तो दोनों केस में 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो ओवरऑल एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा 4। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको मिल जाएगी 4 मिल गया भाई, ठीक है, ये पार्ट हो गया। E0 सेल की वैल्यू आपको दी है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज 1.67 वोल्ट हो गया, ठीक है, ये डेटा मिल गया। अब हमें निकालना है, क्या निकालना है, Q हो गया, रिएक्शन कोएफिशिएंट। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे अगर आप देखें इंटायर इक्वेशन, इंटायर रिडॉक्स रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें डायरेक्टली आप Q का एक्सप्रेशन लगा सकते हैं, P/R हो जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो ये आपके प्रोडक्ट हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये Fe2+ और कोफिशिएंट ये दिया हुआ है, तो raised-2 हो जाएगा, ठीक है भाई। ये लिक्विड स्टेट में तो यूनिटी में चला जाएगा। अब इसके बाद में ये सॉलिड स्टेट में है तो यूनिटी में चला जाएगा। ऑक्सीजन गैस को हम इंक्लूड करते हैं एक्सप्रेशन में। फिर इसके बाद में H+ आयन दिया है, H+ आयन इसका कोफिशिएंट 4 है, तो raised-4 हो जाता है। ये हो गया क्यों। चलिए वैल्यूज प्लग इन कर लेते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो Fe2+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन दिया कितना है 10⁻³ चलिए वैल्यूज प्लग इन कर देते हैं। तो यहाँ पर 10⁻³
और ये आपका 2 हो गया। ठीक है भाई। अब इसके बाद में O2 का वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर में दिया 0.1, चलिए मैंने प्लग इन कर दिया। ठीक है भाई 0.1। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया हुआ है, परंतु pH वैल्यू दिया हुआ है और pH से हम H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। अब देखिए वही है, यहाँ पे अगर आप देखें तो pH इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, pH का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, तो यहाँ से pH से आप H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। हम लोगों ने फार्मूला सीखा हुआ है H+ आयन इक्वल टू 10⁻⁻ pH होता है। ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, या ऐसे भी लगा सकते हैं pH इक्वल टू -log H+ आयन, ऐसा भी फार्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ से डायरेक्टली मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई, H+ आयन इक्वल टू 10⁻, pH की वैल्यू कितना है, ये हो गया आपका -3, 10⁻³ H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन मिल जाता है। तो 10⁻³ ये हो गया और यहाँ पर आपका 4 हो गया, ये कोफिशिएंट दिया हुआ है। तो ये 2 है और ये आपका क्या हो जाएगा भाई, ये 2 है, ये आपका 4 है, तो यहाँ पर 2 ही बचेगा। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखें तो 0.1 को 10⁻⁻1 लिख सकता हूँ। यहाँ पे आपका क्या बचेगा 10⁻³ और ये स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखें तो 1/, इसको मैं आगे तक ले जाता हूँ। अब देखिए भाई 10⁻⁻1, 3 2 जा 6 है, तो वहाँ पर कितना मिल जाएगा 10⁻⁻1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6, ओवरऑल यहाँ से आपको 10⁻⁻7, मतलब है कि 10⁻7 मिल जाता है यहाँ से। तो Q का वैल्यू हमें कितना मिल जाता है 10⁻7, बहुत सिंपल हो गया। चलिए वैल्यूज हम प्लग इन कर देते हैं, 10⁻7 हो जाता है। ठीक है भाई, हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। E0 सेल का वैल्यू दिया, ये दिया 1.67 माइनस 0.0591 N की वैल्यू कितना होगी, N की वैल्यू 4 हो जाती है, टोटल एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 कर दिया, लॉग और यहाँ पर 10⁻7 कर देते हैं। ठीक है भाई, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए सॉरी, यहाँ से आपका log 10⁻7 दिया है, 7 log 10 कर सकता हूँ, log 10 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 7 हो जाएगी। तो यहाँ से आप करेंगे 1.67 माइनस 0.0591/4 हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाई 7 हो जाता है। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1.67 माइनस 7 1 जा 7, 7 9 जा 63 हो जाएगा, 63 3 हो जाएगा, 6 बचा 7 5 जा 35, 35 एंड 6 कितना हो जाएगा 41 हो जाता है, और यहाँ पर 0 हो गया, नहीं डेसिमल, और यहाँ से 4 हो गया। इस पोर्शन को अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा डेसिमल, 4 1 जा 4, 0 हो जाएगा, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। ठीक है, इतना बहुत है, आगे तक क्या जाना है, आफ्टर डेसिमल कितने 4 डिजिट्स आ गए। तो यहाँ से अगर मैं आगे ले जाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, ये हो गया 1.E0 नहीं E सेल इक्वल टू, ये मिल गया आपका 1.67 माइनस ये मिल गया पॉइंट, ये हो गया भाई 1034 हो गया। चलिए सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो 1.67 यहाँ से आपका हो गया 1034 हो गया, यही तो मिल रहा है 0.1034, ये 0 0 कर देंगे, ये आपका 6 हो गया, ये आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये हो गया। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो इसको 1.57 मिल जाएगा, 1.57 वोल्ट कहीं दिया है, ये दिया है भाई। फोर्थ ऑप्शन मतलब है कि यहाँ से आपको ई सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल आपको मिलेगा 1.57 वोल्ट, ये लीजिए आपका मिल गया। तो ये क्वेश्चन आपका आईआईटी के एग्जाम में पूछा गया है इन 2011, और देखिए डेटा कैसे दिया जाता है। तो नस्ट इक्वेशन का एप्लीकेशन दे सकते हैं, और इस चैप्टर का भी एक सिग्निफिकेंस दे सकते हैं कि इस चैप्टर में कितने अदर चैप्टर्स के एप्लीकेशन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद में हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एज वेल एज गिब्स फ्री एनर्जी की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं।